चैप्टर 16 में हम रोलन को देखते हैं जो अपने रूम का दरवाज़ा बंद करता है। वो बताता है कि इस ज़माने में कोई नाइट लाइफ नहीं है। रात में या तो लोग बच्चे करते हैं या तो सो रहे होते हैं। उसके जैसे प्रिंस का तो पूरा हक है कि कुछ मेट्स उसे बेड में कंपनी दे। रोलन बताता है कि पर वो अच्छा और ईमानदार है, वो ऐसा नहीं करेगा। रोलन अपनी बेड की ओर देखता है, तभी उसे उसके बेड पर एक औरत बैठी हुई दिखती है। वो बहुत डर जाता है। वो सोचता है अब ये कौन है। बेड पर बैठी औरत बोलती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि लॉन्ग सॉन्ग के एम्बेसडर का ऐसा हाल होगा। लगता है फोर्थ प्रिंस के पास कुछ अच्छी ट्रिक्स है। रोलन को लगता है कि वो औरत एक सीरियल किलर है, वो उसे मारने आई है। वो जल्दी से दरवाजे की ओर भागता है। वो दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि औरत उस पे तलवार से वार करती है, जो उसके बगल से गुजरकर दरवाजे पे जा लगती है। तलवार को दरवाजे पर लगा देख हमारा रोलन सोचता है क्या बकवास है ये भी कोई तरीका है किसी को रोक कर बात करने का। रोलन औरत से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो औरत बताती है कि उसका कोई नाम तो नहीं है, लेकिन उसकी सिस्टर उसे नाइटिंगेल बुलाती है। वो एक घुटने में झुककर रोलन को ग्रीट करती है और बताती है कि वो रोलन को थैंक्स बोलना चाहती है। वो बहुत ग्रेटफुल है कि इस जमाने में भी रोलन ने विचेस की केयर की। तभी रोलन को नाइटिंगेल के गले में एक कॉइन दिखता है जिसमें निशान बना होता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि बैरोमोन्स ने बताया था कि ये निशान विच एसोसिएशन का है। रोलन बोलता है अच्छा तो वो एक विच है, जिस पर नाइटिंगेल बोलती है हाइनेस तो काफी समझदार निकले। रोलन बोलता है क्या वो यहाँ एना के वजह से आई है। पता नहीं उसे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, पर वो बहुत लेट से आई है। अगर एना को मारना ही होता तो एना कब की मर चुकी होती। नाइटिंगेल बोलती है उसे पता है, और अगर रोलन ने ऐसा किया होता तो वो अभी उससे सिर्फ बात नहीं कर रही होती। वैसे भी विच एसोसिएशन साधारण इंसानों की दुनिया के मामले में दखल नहीं देती। किसी प्रिंस को विच के लिए मारना हद से ज़्यादा होता। रोलन बताता है कि वो चिंता ना करे, एना यहाँ ठीक है। नाइटिंगेल बोलती है उसे सब पता है, वो यहाँ एक हफ्ते से है, पर वो उससे कभी सामने से नहीं मिल पाई। और तो और उसे नाना पाइन के बारे में भी पता है। हमारा रोलन परेशान होकर सोचता है ये यहाँ पर एक हफ्ते से है, मुझ पर नजर रखी हुई है, ये मुझे फॉलो भी कर रही है और मुझे कुछ पता ही नहीं है। रोलन बोलता है ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो यहाँ सिर्फ बात करने आई हो। जिस पर नाइटिंगेल बोलती है वो वहाँ खड़े खड़े बातें करके थक नहीं गया, वो उसके बगल में बैठ क्यों नहीं जाता। वो इतनी भी डरावनी तो नहीं दिखती कि हाइनेस डर जाए। चैप्टर 17 में हम नाइटिंगेल को देखते हैं जो रोलन को बेड पर बैठने बोल रही होती है। रोलन उससे दूरी बनाकर बेड पर बैठ जाता है, लेकिन नाइटिंगेल उसके करीब चली जाती है और अपने हाथों को रोलन की गाल पर रखती है और बोलती है तो वो उससे नहीं डरता। रोलन उन सबसे काफी अलग है जो विचेस से नफरत करते हैं, क्योंकि वो उनसे डरते हैं। उनकी आंखों में डर होता है, पर रोलन की आंखों में सिर्फ जिज्ञासा है। हमारा रोलन सोचता है इसने तो कुछ ही देर में मौसम बदल लिए, जज्बात बदल दिए। कुछ देर पहले ये मुझे मारना चाहती थी और तुरंत कैसे हुक्म चला रही है। नाइटिंगेल बोलती है कि वो यहाँ इसलिए आई है ताकि एना और नाना पाइन को ले जा सके। इतना सुनते ही रोलन खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नाइटिंगेल उन्हें नहीं ले जा सकती, वो यहाँ पर ठीक और सुरक्षित है। नाइटिंगेल बोलती है कि एना और नाना विच एसोसिएशन से बिलोंग करती है। सारे विच मेंबर्स उनके साथी है और उन्हें छिप के रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोलन जोर देके बोलता है विच के पास तो रहने का फिक्स ठिकाना भी नहीं है। 1 महीने पहले उसके सैनिकों को विच एसोसिएशन का कैंप जंगलों में मिला था। उनके फुटप्रिंट्स बता रहे थे कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ सिर्फ माउंटेन्स है। नाइटिंगेल बोलती है कि रोलन सही बोल रहा है, विच एसोसिएशन करेंटली नॉर्थ माउंटेन में ही है, लेकिन विच के लिए सेफ प्लेस है। रोलन जोर देके बोलता है विंटर्स में माउंटेन में रहना कहाँ से सेफ है। क्या वहाँ पीने के लिए साफ पानी है या खाने के लिए खाना है, रहने के लिए गर्म जगह है।
और तो और डीमन का महीना भी आने वाला है। तभी रोलैंड को बैरामोन्स की बात के याद आते हैं कि विच एसोसिएशन का पर्पस सारे विचेस को जमा करके साथ में होली माउंटेन को खोजना है। विचेस को तभी शांति मिलेगी जब वो होली माउंटेन्स में जाएंगी। रोलैंड पूछता है क्या वो होली माउंटेन्स को खोज रहे हैं, जिस पर नाइटिंगेल बोलती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। रोलैंड बोलता है वो एना और नाना को नहीं जाने देगा क्योंकि 2 महीने में तो बाहर की दुनिया डिमोनिक बीस्ट से भर जाएगी, जिसे माउंटेन भी नहीं रोक सकती। रोलैंड बोलता है वो लोग होली माउंटेन कभी भी खोज सकते हैं। कैसा रहेगा अगर वो लोग विंटर काटने बॉर्डर टाउन आ जाए और विंटर के बाद माउंटेन खोजे। ये सुनकर तो नाइटिंगेल सरप्राइज हो जाती है। वो बोलती है वो विच एसोसिएशन को रहने बुला रहा है। वो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान है, लेकिन वो विचेस से नहीं डरता तो क्या हुआ, उसके लोग तो डरते हैं। अगर हम सामने आए तो चर्च उन्हें पकड़ने आ जाएगी। नाइटिंगेल बताती है कि वो यहाँ एक और रीजन्स के वजह से आई है। एना एडल्ट होने वाली है। क्या वो जानता है कि विचेस को डेविल के रूप क्यों बोलते हैं? चैप्टर 18 में नाइटिंगेल बता रही होती है कि ज़्यादातर विचेस डीमन के महीने में जागती है, वो भी तब जब माना जाता है कि हेल का दरवाज़ा खुला होता है। जो फीमेल 18 साल में नहीं जागती उनके विच होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। उस एज पर पहुंचने पर विचेस को ऐसा टॉर्चर से गुजरना पड़ता है जैसे डेविल उनके शरीर को खा रहे हो। ये दर्द इतना भयानक होता है कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर से कुछ फटकर बाहर निकलना चाहता हो। हर नस, मसल और पूरे शरीर में असहनीय दर्द होता है। जो विचेस इस टॉर्चर को झेल पाती है वो कुछ दिन रेस्ट करने के बाद रिकवर हो जाती है, पर जो नहीं झेल पाती उनकी डेथ इतनी भयानक होती है कि देख भी नहीं सकते। इसलिए विचेस को डेविल के रूप माने जाते हैं। रोलैंड नाइटिंगेल से पूछता है उस उम्र को पार करने के बाद क्या होता है। नाइटिंगेल बताती है कि विच के पावर बढ़ जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। पॉसिबिलिटीज रहती है कि उनके अंदर न्यू पावर भी आ सकते हैं। फिर रोलैंड पूछता है कि किताबों के मुताबिक उन्हें होली माउंटेन में ही शांति मिल सकती है और उनके बॉडी को डेविल के टॉर्चर से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। क्या ये सब कुछ सच है? जिस पर नाइटिंगेल बोलती है असल में ये तो कोई नहीं जानता। होली माउंटेन सिर्फ कहानियों और किताबों में ही सुनने को मिला है, लेकिन एसोसिएशन कैंप में विचेस के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ छिपने की ज़रूरत नहीं पड़ती और खुलकर जी भी सकते हैं, जिससे टॉर्चर की तकलीफ कम हो जाती है। नाइटिंगेल की बातों को समझकर रोलैंड एना को बुलवाता है, जहां हम देखते हैं एना एसोसिएशन कैंप में जाने से मना कर देती है, जिसे सुनकर रोलैंड और नाइटिंगेल चौंक जाते हैं। नाइटिंगेल एना को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी शरीर में बढ़ती हुई मैजिकल पावर को फील कर सकती है। उसकी पावर मैच्योर होने वाली है। इस डीमन के मंथ में उसके 18 साल होने वाले हैं। वो सिर्फ कैंप में ही सेफ रह सकती है। जिस पर एना रोलैंड से बोलती है क्या उन्हें याद है एक बार उन्होंने पूछा था कि क्या वो नाना की तरह अपने घर लौटकर टीचर कार्ल से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ना चाहती है या नहीं, जिस पर उसने कुछ आंसर नहीं दिया था। अब वो बताना चाहती है कि वो सिर्फ रोलैंड के साइड में रहना चाहती है। डेविल का टॉर्चर उसे नहीं मार सकती। जिस पर नाइटिंगेल बोलती है कि ठीक है वो भी यहीं रहेगी। एना ने डेविल के टॉर्चर को एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो नहीं जानती ये कितना खतरनाक है। हमारा रोलैंड बोलता है क्यों, कहीं नाइटिंगेल पूरे विंटर में उस पे नजर तो नहीं रखने वाली। नाइटिंगेल बोलती है उसने कई बार मौत के मुंह तक स्ट्रगल किया है, उसने अपने साथियों को मरते देखा है, इसीलिए जब वो दिन आएंगे वो एटलीस्ट एना की कुछ हेल्प कर सके। नाइटिंगेल बोलती है वो उन्हें देखती रहेगी और वो हवा में गायब हो जाती है। रोलैंड तो चौंक जाता है। वो सोचता है अच्छा तो ये है नाइटिंगेल की पावर। वो एना के सर पर हाथ रखता है और जाकर जल्दी से सोने बोलता है। हमारी एना के तो खुशी से गाल लाल हो जाते हैं। चैप्टर 19 में
हम रोलैंड को देखते हैं जो बॉर्डर टाउन के लोगों के बीच खड़ा होता है। वो अनाउंस करता है कि वो ग्रे कैसल का फोर्थ प्रिंस रोलैंड विंबलडन है। वो उन्हें इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने आया है। वो बताता है कि 4 दिन पहले लॉन्ग सॉन्ग के एम्बेसडर ट्रेडिंग के लिए आए थे, पर जैसा कि सबको पता है कि नॉर्थ स्लोप माइन के ढह जाने के कारण प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो पाई है। उसने एम्बेसडर को इस इंसिडेंट के बारे में बताया। उसे होप था कि वो बॉर्डर टाउन को इनफ फूड देंगे जिसके बदले वो लोग घटे हुए ओट्स को नेक्स्ट विंटर तक चुका देंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ठीक 2 साल पहले की तरह। इतना सुनकर तो टाउन के लोग निराश और घबरा जाते हैं। रोलन बोलता है कि 2 साल पहले फूड की शॉर्टेज के कारण लोगों ने अपने 20% साथियों को खोया। किसी ने भाई खोया तो किसी ने अपने बच्चे। क्या बॉर्डर टाउन के लोग फिर से अपने लोगों को खोने के लिए रेडी हैं? जिसे सुनकर लोग डर जाते हैं और रोलन को इससे बचाने के लिए गुहार लगाते हैं। रोलन बोलता है ऑफ कोर्स वो अपने लोगों को मरने नहीं देगा। वो बताता है कि लॉन्ग सॉन्ग ने कभी बराबरी से ट्रेड नहीं किया। 2 महीने के ओट्स पूरे 6 महीने तक के खाने का कीमत है, इसीलिए उसने इस बार विलो टाउन के मर्चेंट को ओट्स बेच दिए हैं। एक्सचेंज में उन्हें कुछ बोट मिले हैं जो कि पूरा विंटर गुजारने के लिए काफी है, जहां सब रह सकते हैं और खा सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से लॉन्ग सॉन्ग से रिश्ते बिगड़ गए हैं। अब उन्हें इस साल का विंटर बॉर्डर टाउन में ही बिताना होगा। रोलन बोलता है कि लेकिन लोग घबराए नहीं, वो डिमोनिक बीस्ट को रोक सकते हैं। सब ने वेस्ट साइड में दीवार तो देखा ही होगा, काफी मजबूत और स्टेबल दीवार बनाई जा रही है। डिमोनिक बीस्ट उतने डेंजरस भी नहीं होते। वो ना ही दीवार चढ़ सकते हैं ना ही मुंह से पत्थर हटा सकते हैं। रोलन अपने लोगों से पूछता है क्या वो लॉन्ग सॉन्ग में कायरो की तरह छिपकर भूखे मरना चाहते हैं या उसके अंडर रहकर अपने भाइयों और बच्चों को बॉर्डर टाउन की रक्षा करके बचाना चाहते हैं। वो प्रॉमिस करता है कि जो भी बॉर्डर टाउन की डीमन के मंथ के लास्ट तक रक्षा करेगा उन्हें 25 सिल्वर रॉयल मिलेंगे और जो कोई भी मर जाएगा उसकी फैमिली को 5 रॉयल गोल्ड मिलेंगे। बॉर्डर टाउन के सारे लोग रोलन की बात मान जाते हैं। फिर हमें लॉन्ग सॉन्ग का पैलेस दिखाया जाता है जहां सारे लोग बैठकर रोलन का मजाक बना रहे होते हैं। वो बोलते हैं उन्हें रोलन की तारीफ करनी चाहिए या उसकी बेवकूफ़ी पर हंसा जाए। विंटर के आने में कुछ ही दिन बाकी है और वो बेवकूफ दीवार बना रहा है। जिनमें से एक मुच्छर बोलता है वो बेवकूफ प्रिंस हमें साइड करके खुद ही काम कर रहा है। उसके पास तो स्टोन मेसन भी नहीं है, बस किसी गीली मिट्टी को पत्थरों के बीच में रखकर दीवार बना रहा है। ऊंचाई तक पहुंचते ही दीवार खुद ही ढह जाएगी। ये तो अच्छा ही है, लास्ट में वो खुद लॉन्ग सॉन्ग आएगा तब वो सिर्फ हमारे भरोसे रहेगा और ऑर्डर्स भी फॉलो करेगा। वहाँ बैठा ड्यूक रायन सबको इग्नोर करके पेट्रोव जो कि मिस्टर एम्बेसडर होता है उससे पूछता है कि वो इस बारे में क्या सोचता है। पेट्रोव बताता है कि वो ट्रेड मेंटेन रखना चाहता है जब तक उन्हें मार्केट प्राइस से 30% कम प्राइस में ओट्स मिलेंगे तो भी उन्हें फायदा ही होगा। पर उसे लगता नहीं कि फोर्थ प्रिंस सिर्फ लॉन्ग सॉन्ग को ही ओट्स सेल करेंगे। वो ओट्स को मार्केट प्राइस से 50% कम में भी बेचने रेडी थे, मतलब वो नेक्स्ट ईयर तक प्रोडक्शन रेट इंक्रीज करेंगे। इससे हम और भी पैसे कमा सकते हैं। और तो और रोलन आयरनवेयर भी मैन्युफैक्चर करेगा और खुद ही बेचेगा। लेकिन ये मेन पॉइंट नहीं है जिस पर ड्यूक रायन पूछता है तो मेन पॉइंट क्या है। पेट्रोव बताता है अगर रोलन बॉर्डर टाउन को डिफेंड कर पाएगा तो ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि फिर हमें डिमोनिक बीस्ट से डील करने के लिए एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और तो और थ्रोन की फाइट तो सिर्फ 5 सालों तक चलेगी, उसके बाद तो बॉर्डर टाउन हमारा ही है जो कि और भी डेवलप होगा। उस समय लॉन्ग सॉन्ग थर्ड सबसे बड़ा टेरिटरी होगा। मेरा एडवाइस है कि हमें बॉर्डर टाउन में वॉल बनाने के लिए लोगों को मदद के लिए भेजना चाहिए। जिस पर ड्यूक रायन बोलता है वो बोल तो सही रहा है
पर एक मर्चेंट के हिसाब से उसे सिर्फ फायदे और नुकसान दिखते हैं। चाहे बॉर्डर टाउन डेवलप रहे या ना रहे, उसे फर्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि वो मेरा इलाका है और उसमें कोई टांग नहीं अड़ा सकता, चाहे वो कोई प्रिंस ही क्यों ना हो। चैप्टर 20 में हम कार्टर को देखते हैं जो एक मशीन को देख रहा होता है। वो रोलन से पूछता है, क्या यही है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत? जिस पर रोलन हाँ बोलता है। वो बताता है कि इस मशीन को उसने एना की हेल्प से बनाया है। एना ने ही सारे आयरन प्लेट्स की वेल्डिंग की है। ये एक स्टीम इंजन है। ये मैनकाइंड की फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। फिर हम देखते हैं एना अपनी पावर से मशीन स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है। कुछ ही देर में मशीन स्टार्ट हो जाती है। एना सोचती है, क्या हाइनेस इसी फोर्स के बारे में बता रहे थे जो नेचर में छिपी होती है? बेचारा कार्टर सोचता है, हाइनेस तो बता रहे थे कि ये मशीन मैन पावर और एनिमल पावर को भी रिप्लेस कर सकती है। उसे डर है कि इस खतरनाक ताकत का 10 सेनापति भी सामना नहीं कर पाएंगे। वो सोचता है, एक सेनापति को तैयार करने में 15 साल लगते हैं, लेकिन इस मशीन को बनाने में सिर्फ 3 दिन लगे। इस मशीन को ना ही खाने की जरूरत है, ना ही इसे ठंड या गर्म लगेगी। इसे किसी का डर भी नहीं है, ना तलवार का, ना ही तीर और भाला का। इस मशीन से क्या सैनिकों की जरूरत भी पड़ेगी? फिर हम रोलन को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि इस स्टीम इंजन के हेल्प से उसकी फार्मिंग की प्लानिंग दूसरे एरा के लिए रेडी है। रात में रोलन अपने रूम में जाता है जहां उसे नाइटिंगेल दिखती है। वो बोलता है, क्या वो उसे थोड़ी प्राइवेसी नहीं दे सकती? जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। क्या ये उसका घर है? नाइटिंगेल तो रोलन की बनाई हुई स्टीम इंजन की ब्लूप्रिंट देख रही होती है। वो बोलती है, उसने तो सुना था कि फोर्थ प्रिंस काफी निकम्मा और नाकारा है, पर वो तो सबसे तेज निकला। रोलन बोलता है, उसने ब्लूप्रिंट को डेस्क में लॉक करके रखा था। ये नाइटिंगेल के हाथ कैसे लगा? नाइटिंगेल पूछती है, स्टीम इंजन क्या कर सकती है? रोलन बताता है, ये ओर्स को मूव कर सकता है, पानी निकाल सकता है, आयरन पिघला सकता है, ढलाई कर सकता है और भी बहुत कुछ जहाँ ताकत लगती है। नाइटिंगेल सुनकर इम्प्रेस हो जाती है। वो बोलती है वो इसे अपने पास रखेगी। उसके एसोसिएशन में कई लोग फायर कंट्रोल कर सकते हैं। जिस पर रोलन बोलता है वो इसके लिए एग्री नहीं करता। नाइटिंगेल बोलती है, बिल्कुल, वो फिजूल में उसके ब्लूप्रिंट को नहीं लेगी। वो अपने बॉडी से एक सीक्रेट लेटर निकालकर रोलन को देती है। वो लेटर एक कबूतर लेकर आया होता है जिसे नाइटिंगेल ले लेती है। वो बताती है कि ये लेटर उसकी मेट टायर के लिए आया है। लेटर में लिखा है कि वो अपने पिछले फेलियर को नहीं दोहरा सकती और इस डीमन के महीने में टायर को रोलन को खत्म करना होगा। रोलन सोचता है, टायर? वो तो सच में ऐसी ही नौकरानी लगती है। अगर उसे याद है तो पहले का फ्लर्टी फोर्थ प्रिंस रोलन उसके साथ छेड़खानी किया करता था। नाइटिंगेल बोलती है, लेटर में कोई सिग्नेचर तो नहीं है, पर लगता है ये उसके किसी सिबलिंग ने भेजा है। वो पूछती है, अब रोलन क्या करेगा? क्या उसे ये सब सेटल करने के लिए हेल्प चाहिए? जिस पर रोलन नाइटिंगेल को इन सब के पीछे कौन है पता लगाने के लिए हेल्प मांगता है। नाइटिंगेल रोलन का काम करने मान जाती है और उसके रिवॉर्ड में ब्लूप्रिंट रख लेती है।